आई होप सो कि अच्छे होंगे। आज हम टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें कुछ आपके जीके के कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं। तो जिनका भी अपकमिंग जो भी आप चाहे 12th के बाद कोई एग्ज़ाम देते हो, 10th के बाद देते हो, ग्रेजुएशन लेवल पे देते हैं, आपको करंट अफेयर जीके जीएस आता ही आता है। तो आज है जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको ये रहा, इज दैट वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज कॉज्ड बाय विच एजेंट। तो अभी हाल फिलहाल में रूबेला है जो एक बीमारी है, न्यूज़ में आई है। आगे हम पढ़ेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों आ गई अचानक से। तो ये किसके कारण होती है? ऑप्शन में है आपको बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या फिर प्रोटोजोआ। तो रूबेला एक बीमारी है जो कि एक वायरस से होती है। किससे होती है? वायरस से होती है। तो यहाँ पर आप किसको मार्क करेंगे? वायरस को। यहाँ पर इम्पोर्टेंट अब आपको ये है कि न्यूज़ में क्यों आई है। न्यूज़ में आने का इसका रीज़न ये रहा है कि हाल फिलहाल में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नेपाल को, किसको? नेपाल को रूबेला से एलिमिनेट घोषित किया है, जो कि रूबेला एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम थी यहाँ पर नेपाल में। नाउअडेज वो क्या हो गई है? एलिमिनेट कंसीडर कर दिया गया है। रूबेला का यदि हम दूसरा नाम पूछें तो इसका नाम होता है जर्मन मीजल्स या फिर 3 डे मीजल्स, जो कि एक कंटेजियस का मतलब एक संक्रामक रोग है जो कि वायरल इन्फेक्शन के कारण फैलता है। कैसे? वायरल इन्फेक्शन के कारण होगा। रूबेला एक वायरल बीमारी तो है ही, साथ ही साथ इसका जो वायरस है वो कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। 2 तरीके के वायरस होते हैं एज पर जेनेटिक मटेरियल, एक होता है आरएनए, दूसरा होता है डीएनए। बट जो रूबेला का वायरस है वो कैसा है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखें, मीजल्स आपने नाम सुना होगा, लेकिन इसका वायरस मीजल्स से अलग है। और ये फैलेगा कैसे? ड्रॉपलेट से, मतलब छींकने खांसने से, या फिर माँ से बच्चे को भी हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान माँ का जो टेस्ट किया जाता है उनमें रूबेला टेस्ट किया जाता है कि आपको जो रूबेला एंटीबॉडी एंटीजन है जो आपके शरीर में बन तो नहीं रहे हैं, तो ये माँ से बच्चे को भी हो सकते हैं। और इसके कारण फीटल की डेथ भी हो सकती है, या फिर कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम भी फीटस को डेवलप हो सकता है। तो यहाँ पर आपको 5 चीज़ें याद रखनी है। न्यूज़ में आने का कारण है रूबेला का, नेपाल को हाल फिलहाल में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या एलिमिनेट घोषित किया है? रूबेला एलिमिनेट। एलिमिनेशन कंसीडर जब होता है जब किसी भी पर्टिकुलर राज्य में या कंट्री में 3 साल तक एक भी केस ना आया हो, तब WHO उसको ये पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम से अलग करके एलिमिनेट कंसीडर करती है। रूबेला का दूसरा नाम है जर्मन मीजल्स और 3 डेज मीजल्स, जो कि एक कंटेजियस संक्रामक बीमारी है जो कि वायरस के कारण होती है। इसका वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। फैलने की बात करें तो छींकने खांसने से फैलेगा, ड्रॉपलेट फैलेगा, और ये माँ से बच्चे को भी हो सकता है। फीटल क्या है यहाँ पर? है वर्टिकल ट्रांसमिशन जिसको हम कहते हैं। तो माँ से बच्चे को भी ये होने के चांसेस हो सकते हैं। क्लियर? फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सहरिया ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन विच स्टेट। तो सहरिया जनजाति मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? ऑप्शन में है आपको मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड एंड बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। तो यहाँ पर जो सहरिया जनजाति है, कौन सी सहरिया जनजाति है, ये पाई जाती है मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश में। 3 जो राज्य हैं, इंडिया के 3 राज्य हैं जहाँ पर ये सहरिया जनजाति पाई जाती है। इसके न्यूज़ में आने के रीज़न क्या रहे, देखिए यहाँ पे उसको भी मैंने ऐड किया है। अभी हाल फिलहाल में एक जेनेटिक स्टडी की गई थी। तो जो सेंट्रल एरिया हो गया, सेंट्रल मतलब जो बीच वाला हिस्सा हो गया, मध्य भारत हो गया, तो जिसमें हमारा क्या आ जाता है? मध्य प्रदेश आ जाता है, राजस्थान आ जाता है, उत्तर प्रदेश आ जाता है। तो यहाँ पर जब एक जेनेटिक जो यहाँ पर रिसर्च की गई, स्टडी की गई, तो सहरिया जो जनजाति है इनके लिए टीबी के जो ट्यूबरक्लोसिस है, क्या है? क्षय रोग है जिसको हम कहते हैं, उसके केसेस को ज़्यादा ही देखने को मिले। तो यहाँ पर इसको क्या कहा गया फिर? जो एक सहरिया जनजाति है, इसको ये न्यूज़ में आने का रीज़न यही है कि एक जेनेटिक स्टडी हुई। सबको पता है कि इन 3 राज्यों में है ये जनजाति, लेकिन कुछ जेनेटिक स्टडी हुई तो उसमें रिसर्च में सामने आया कि इस जनजाति के लोगों में ट्यूबरक्लोसिस के रेट जो केस हैं ज़्यादा देखने को मिले। और जो सहरिया जनजाति है
इनके लिए पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में भी रखा गया है। मतलब सहरिया जनजाति को विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है, जो कि यहाँ पर एक उनके लिए डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि बहुत सारे जो जाति जनजाति समूह वालों को सरकार की सुविधाएं मिलती हैं वो उनको नहीं मिल पाती। और हम बात करें तो जो 2011 में लास्ट टाइम जब जनगणना हुई थी उसमें 6 लाख लोग हैं, जो ऑलमोस्ट अराउंड 6 लाख पॉपुलेशन मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की है, जो अलग अलग जगहों पर किस जनजाति की मिली, सहरिया समुदाय की मिली है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट वन इज विच इंडिविजुअल वॉज रिसेंटली नेम्ड द NDA's कैंडिडेट फॉर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर हाल फिलहाल में जो NDA है जिसके मेंबर हैं जो प्रधानमंत्री जी भी उसी समूह से आते हैं, तो यहाँ पर NDA की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट कौन चुने गए। जगदीप धनखड़ हैं जो प्रीवियस वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपने स्वास्थ्य हवाला दे के अपना रिज़ाइन किया था। आफ्टर दैट है जो यहाँ पर NDA की तरफ से उनके वाइस प्रेसिडेंट के तरफ कौन है जो नामांकन किया गया है उनका, V मुरलीधरन, CP राधाकृष्णन, M वेंकैया नायडू या फिर द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू तो हमारी अभी क्या है, राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं। अब यहाँ पर अभी वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर जो नाम दिया है NDA गवर्नमेंट ने वो है CP राधाकृष्णन का नाम। किसका, CP राधाकृष्णन का नाम इन्होंने है जो अभी सबमिट किया है। फिर है यहाँ पर आपको व्हाट रिकॉर्ड ब्रेकिंग अचीवमेंट डिड इंडिया अकम्प्लिश अंडर द डीप ओशियन मिशन विथ फ्रांस। तो अभी हाल फिलहाल में भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर डीप ओशियन मिशन में एक नया अचीवमेंट हासिल किया है, और उसका जो अचीवमेंट है वो क्या किया है, फ्रांस के साथ मिलकर इंडिया की तरफ से दो लोग हैं जो पनडुब्बी के थ्रू गए थे। तो यहाँ पर जो डीप ओशियन मिशन है फ्रांस के साथ मिलके किया है इंडिया ने, तो यहाँ पर वो उसकी जो नई अचीवमेंट क्या है, ऑप्शन में बिल्ट अ सबमरीन रीचिंग 2000 मीटर, completed automated seafloor mapping, achieved the deepest manned dive of 5,002 meter, discovered a new deep species। तो अभी फ्रांस के साथ मिलकर हाल फिलहाल में डीप ओशियन मिशन के तहत इंडिया ने एक जो नया इतिहास रचा है वो ये है कि इंडिया की तरफ से भी 2 लोग अभी जो गए हुए थे पनडुब्बी के थ्रू सबमरीन के उसमें, तो वो उन्होंने 5002 मीटर गहरे समुद्र में मानवयुक्त गोता लगाया है। मतलब जैसा मैंने आपको कहा कि जो डीप ओशियन मिशन फ्रांस के साथ इंडिया ने अपना कंप्लीट किया है, तो यहाँ पर इस डीप ओशियन मिशन के तहत ही पहले अलग जो कंट्री थे डीप ओशियन मिशन में जो अलग अलग देश थे, लेकिन अभी इंडिया की तरफ से भी जो गोताखोर हैं तो 5002 मीटर तक की गहराई में लोग जाके क्या कर चुके हैं, अपना एक्सप्लोरेशन कर चुके हैं। तो आपको याद रखना है इस मिशन का नाम क्या है, समुद्रयान। इस मिशन का नाम क्या रखा गया है, समुद्रयान। नाम याद रखिए, चंद्रयान पड़ा है, गगनयान पड़ा है, ये हो गया समुद्रयान, क्योंकि पानी में डुबकी लगाई है, पानी में जाके यहाँ पे 5002 मीटर तक मैन्ड डाइव, मतलब यहाँ पर लाइव पर्सन गए थे और वो लोग वापस भी आए हैं, और इंडिया की तरफ से पहला है जो अचीवमेंट किया गया है। डीप ओशियन मिशन है, इसकी शुरुआत की गई थी 2018 के तहत, और इसका बजट रखा गया था 600 करोड़ रुपए। कितना, 600 करोड़ रुपए है जो इसके लिए अलॉट किए गए थे। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट इज़ द ऑपरेशन कालनेमी इन उत्तराखंड एम्ड एट एड्रेसिंग। तो उत्तराखंड में हाल फिलहाल में एक मिशन चलाया गया था, उसका नाम है कालनेमी। कालनेमी मिशन का क्या मकसद था, पोचिंग प्रिवेंशन, फेक साधु से इम्प्रेजनेटिंग रिलीजियस फिगर, फॉरेस्ट फायर कंट्रोल या फिर फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। तो यहाँ पर क्या एम रखा गया था, कालनेमी का, ऑपरेशन कालनेमी। तो ऑपरेशन कालनेमी के तहत क्या है, ऑपरेशन कालनेमी के तहत उत्तराखंड में जो भी फेक साधु हैं, क्या हैं, फेक साधु हैं, तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, नाम याद रखें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं जो पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने स्टेट पुलिस के साथ, मतलब उत्तराखंड पुलिस के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए कहा था
कि जो भी लोग साधु का वेश धारण कर रहे हैं और खासकर जनता को धोखा दे रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पर पुलिस क्या करे, पकड़े, उन पे कार्रवाई करे, ताकि धर्म के आड़ में कोई भी गलत काम ना हो पाए। तो यहाँ पर ये जो मुहिम चलाई गई, ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया, उत्तराखंड सरकार ने इसको चलाया था ताकि जो फेक साधु हैं उनको पकड़ के उनको सज़ा दी जाए, साथ ही साथ जो भी फेक साधु बनते हैं वो अपनी आम जनता को धोखा ना दे सकें। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच G7 कंट्री अनाउंस रिकॉग्निशन ऑफ पैलेस्टीन इन सितंबर 2025। किस G7 देश ने सितंबर 2025 में फ़िलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा की है? आप न्यूज़ देखते होंगे, नहीं देखते हो तो देखा कीजिए, इंटरनेशनल न्यूज़ भी देखा कीजिए, नेशनल भी देखा कीजिए। तो यहाँ पर G7 कंट्री जो टोटल 7 देश हैं, यहाँ पे देखिए सभी के विथ फ्लैग के यहाँ पे दिया गया है। तो G7 देशों में है फ्रांस, USA, UK, जर्मनी, जापान, इटली एंड कनाडा। तो फ़िलिस्तीन के लिए मान्यता देने के लिए कहा है किस देश ने? G7 कंट्री ने। तो ये कहा है फ्रांस ने। किसने कहा है? फ्रांस ने। देखिए जो 7 मेंबर ग्रुप हैं, जिसमें 7 मेंबर मेजर एडवांस्ड इकोनॉमिक ग्रुप हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट। तो यहाँ पर इन्होंने G7 समिट में कहा है और फ्रांस ने घोषणा की है कि फ़िलिस्तीन को मान्यता दी जाएगी। फिर यहाँ पर, इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस फोटोनिक रडार हैज़ बीन डेवलप्ड बाय। तो यहाँ पर भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार किसके द्वारा विकसित किया गया है? यहाँ पे जो आपको इमेज दिख रही है फोटोनिक रडार है, और इसको किसने बनाया है? भारत डायनेमिक्स ने, ब्रह्मोस एरोस्पेस ने, DRDO ने या फिर L&T ने, लार्सन एंड टर्बो, जो कि रोड पर बड़े बड़े जो भी प्रोजेक्ट होते हैं, बड़े बड़े ब्रिज वगैरह का काम होता है, इनके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर जो इंडिया का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार बनाया है, ये बनाया है DRDO ने। किसने? DRDO ने। फिर यहाँ पर आपको क्वेश्चन, विच सिटी हैड होस्ट द AI एक्शन समिट 2025। तो जो AI एक्शन समिट है, इसके तहत इंडिया में बेंगलोर का नंबर भी आया था कि सबसे ज़्यादा जो AI यूज़ की जा रही है ऑफिस में अलग अलग जगहों पर, तो बेंगलोर की रैंक भी आई थी इंडिया से। तो जो AI एक्शन समिट है किस देश ने होस्ट किया था? तो ये किया था पेरिस ने। किसने किया था? पेरिस ने। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत एग्जाम में आता भी है। क्वेश्चन क्या है आपको? हाउ मैनी इंडिविजुअल वर ऑनर्ड विद द पद्म विभूषण अवार्ड इन 2025। अभी 13 अगस्त के दिन है जो अनाउंसमेंट की गई थी, किसकी? जो पद्म विभूषण है, पद्मश्री अवार्डी हैं, तो इन सभी की लिस्ट है जो अनाउंस की गई थी और प्रेसिडेंट के द्वारा इनको पुरस्कार भी दिए गए थे। तो पद्म विभूषण अवार्ड दिए जाते हैं एक एक्सेप्शनल वर्क के लिए, किसी भी फील्ड में बहुत ही अच्छे से अच्छा काम करने के लिए। तो इंडिया की तरफ जो टोटल यहाँ पर कितने पद्म विभूषण अवार्ड दिए गए 2025 में? ऑप्शन में है 4, 5, 7 या फिर 6। तो टोटल दिए गए हैं कितने? 7। ये देखिए यहाँ पर उनके नाम भी हैं, किस फील्ड में उनको अवार्ड दिए गए हैं। पद्म विभूषण की हम बात करें तो श्री दुब्बुर नागेश्वर रेड्डी को मेडिसिन के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया गया है। इनके नाम किस फील्ड में दिए गए, ये चीज़ याद रखें, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं एज यू विश, और आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पर भी ये डेटा मिल जाएगा। तो यहाँ पर नागेश्वर रेड्डी के लिए दिया गया है मेडिसिन के क्षेत्र में, जो कि तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। जस्टिस रिटायर्ड श्री जगदीश सिंह खेलार, इनको पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में दिया गया है। श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, इनको आर्ट के फील्ड में दिया गया है। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को भी आर्ट में दिया गया है। और जो श्री MT वासुदेवन नायर हैं, इनको लिटरेचर एजुकेशन में आफ्टर डेथ, मतलब पोस्ट थॉमस का मतलब है आफ्टर डेथ के बाद इनको अवार्ड दिया गया है। श्री ओसामू सुजुकी, इनको ट्रेड एंड इंडस्ट्री में दिया गया है। शारदा सिन्हा को भी आर्ट के क्षेत्र में दिया गया है। आपने इनके जो श्रीमती शारदा सिन्हा हैं, जो बिहार में छठ पूजा होती है उसमें इनके गीत हैं जो बहुत ही लोकप्रिय रहते हैं, तो उनको इस फील्ड में दिया गया है। अब पद्म विभूषण की बात करें हम, तो पद्म विभूषण दिए गए टोटल 19 लोगों के लिए अलग अलग क्षेत्र में दिए गए हैं,
जिसमें जो नाम है यहाँ पर आपके, जैसे मेडिसिन के फील्ड में बात करें तो हम जोस चैकोपेरियापुरम को दिया गया है, जो मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है, केरला से बिलोंग करते हैं। और यदि हम बात करें पंकज उदास को, तो इनको गज़ल जो सिंगर हैं, इनके जो गाने आते थे उस फील्ड में इनको दिया गया, इनको भी पोस्थॉमस मिला है। तो इस तरीके से आपको इनके नाम याद रखना है, जिन जिन को अवार्ड दिए गए हैं, अलग अलग फील्ड में अवार्ड दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानिका विश्वकर्मा क्राउन न्यू मिस यूनिवर्स इंडिया 2025। सी इज़ बिलोंग फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो 19 अगस्त को ही ये प्रतियोगिता आयोजित हुई है और उसमें हमारे भारत की तरफ से बहुत ही गर्व की बात है, मिस यूनिवर्स इंडिया का जो ताज है जिन्होंने जीता है उनका नाम क्या है, मानिका विश्वकर्मा। अब ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान, केरला या फिर मध्य प्रदेश से। तो ये बिलोंग करती हैं राजस्थान से। कहाँ से, राजस्थान से। इन्होंने राजस्थान के साथ साथ पूरे इंडिया का नाम है जो रोशन किया हुआ है। इनका नाम क्या है, मानिका विश्वकर्मा, जो कि राजस्थान से बिलोंग करती हैं और इन्होंने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का जो क्राउन है अपने नाम किया है। फिर है यहाँ पर, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन। तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, कौन नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन में है आपको डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, डॉक्टर अभिजात सेठ, डॉक्टर हर्षवर्धन या फिर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। रणदीप गुलेरिया तो एम्स के हैं। यहाँ पर जो चेयरपर्सन बात की गई है नेशनल मेडिकल कमीशन की, वो है डॉक्टर अभिजात सेठ। कौन है, डॉक्टर अभिजात सेठ हैं, जो नेशनल मेडिकल कमीशन के क्या हैं, चेयरपर्सन हैं। क्वेश्चन है वो ये रहा, Who among the following has won the men's singles title in the recently held Australian Open 2025? हाल ही में आयोजित की गई ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन में जेनिक सिनर, अलेक्जेंडर नोवाक या फिर कार्ल्स अल्क्राज। किन्होंने ये जो खिताब है अपने नाम किया है, इनकी पिक्चर भी बहुत ही प्यारी सी दिख रही है। तो ये जो खिताब जिन्होंने अपने नाम किया है वो कौन है, जेनिक सिनर, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में है जो मेन सिंगल का खिताब जीता है, टाइटल जीता है। तो ये थे आज के करंट अफेयर जीके जीएस के क्वेश्चन। आई होप सो कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।